नमस्कार, विक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मेरा फेवरेट है, एलाबोरेशन ऑफ थीम राइटिंग की बात हो रही है। यहाँ पे एलाबोरेट तो हम उसको करते जो हमें पहले से कुछ लिखा होता, दिया होता, बट यहाँ पर हम लोग एलाबोरेट करेंगे एक गिवन टॉपिक को, उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे, उस पर एक 150 वर्ड का पैराग्राफ लिखेंगे, उस पर अपने थॉट्स लिखेंगे। जब एलाबोरेशन ऑफ थीम्स की बात आती है तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस पे आपको जो नोटिस करना है वो है, सबसे पहले ये जो आपका टॉपिक दिया होगा उस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और ये टॉपिक्स ऐसे होंगे जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के आसपास होंगे। इसमें इंटेंजिबल एस्पेक्ट ज़्यादा होगा, ऐसा एस्पेक्ट जो आपकी भावनाओं से संबंधित है। कॉन्क्रीट इसमें अक्सर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे टॉपिक्स में जहाँ पर आपको ह्यूमन एक्सपीरियंस पे आधारित है, आपको कुछ इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस, जिनकी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। फियर है, लव है, हेट्रेड है, सोशल मिल्यू जिसमें आप आसपास का जो आपका वातावरण है उसमें आप जिसमें आप रहते हैं, और जिस तरह की सोसाइटी से आपका रोज़ाना जो है आमना सामना होता है। तो जो भी भावनाओं पे संबंधित टॉपिक हैं उनको हम इस थीम के तहत पढ़ते हैं। थीम राइटिंग में इसके अलावा जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो आपका एनवायरनमेंट है उससे संबंधित भी अगर जानकारी है तो बड़ी हेल्प करती है। लेकिन एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना ज़रूरी है ह्यूमन इमोशंस के आसपास। तो इसके लिए ह्यूमन इमोशंस के आसपास अगर आपको कुछ पढ़ना है तो साइकोलॉजी के कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ फिलोसॉफिकल और आपके स्पिरिचुअल आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं। ऐसे आर्टिकल्स पढ़ना आपकी मदद करता है टॉपिक को पूरा समझने में, और उस टॉपिक को समझकर और उसके आसपास अपनी थॉट्स को बुनने में। तो ज़्यादा ज्ञान बांटने के बजाय प्रैक्टिकली, कल मैंने बताया था आपको कि किस किस तरह से आपको अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, टॉपिक किन किन चीज़ों पे आधारित हो सकते हैं। तो स्ट्रेट वे लेट्स जंप टू द गन्स, और आप शुरुआत करते हैं हम लोग अपने काम की। आज हमारा जो टॉपिक है पहला वो है आपका नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, इस टॉपिक को समझ के हमें इस पे एक थीम लिखनी है, अपनी थॉट्स इसके आसपास बुननी है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक चीज़ इसको पढ़ते ही पता लग रहा है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट आइडियाज़ को, एक दूसरे के विपरीत विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। नो पेन नो गेन, अगर पेन नहीं है तो गेन भी नहीं है, यानी एक तरीके से कंडीशन भी है। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो तकलीफ उठानी है। तो यानी कि आपको अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है इस विचार के आसपास कि क्या वास्तव में ऐसा है कि बिना तकलीफ के जीवन में कुछ सफलता नहीं मिल सकती। तो जब आप अपनी लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, लाइफ टू डेथ, आपके बर्थ टू डेथ जो भी आपके जीवन का है, तो उसको आप अगर गौर से देखते हैं तो आपको इसके आसपास के जो विचार हैं वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। जब आप देखते हैं कि नो पेन नो गेन जो टॉपिक मिला है हमें, वो मनुष्य के प्रयासों के आसपास है, यानी कि कुछ भी पाने के लिए मनुष्य को कुछ प्रयास करना पड़ेगा, उसके आसपास का टॉपिक है। आरएस 2016 में पूछा गया है। चूँकि आरएस में पहले पूछा जा चुका है तो ऐसे टॉपिक्स पे आपको आगे के एग्ज़ाम्स का आइडिया हो सकता है कि इस तरीके के टॉपिक्स हमें पूछे जा सकते हैं। इस तरह के टॉपिक्स पे हमसे कोई ना कोई पैराग्राफ या थीम जो है वो लिखवाई जा सकती है। तो यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं गौर से तो नो पेन नो गेन एक विपरीत सा विचार लगता है कि आपको गेन अगर कुछ करना है तो आपको पेन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपके विचारों की क्लैरिटी। विचारों की क्लैरिटी जो आती है वो आपको अपने जीवन के, अपने मस्तिष्क की समझ से जनरली आप विचारों को समझ सकते हैं। तो कीवर्ड्स हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, क्योंकि थॉट हमारी क्लियर है कि एक ऐसे विचार की बात कर रहा है जहाँ पे हमें प्रयास करने हैं जीवन में कुछ भी पाने के लिए। तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने लिया है गोल। जब भी इंसान समझदार होता है तो उसके जीवन के कुछ उद्देश्य होते हैं। और फिर है आजकल की अगर परिस्थिति है समकालीन,
हम उन परिस्थितियों की बात नहीं कर सकते ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे टॉपिक इतना कंटेम्प्रेरी है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने ही एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि गोल्स हैं वो अचीव करने हैं हमें आज के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में। आज के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जो आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन का दौर है, एक एक जॉब के लिए अगर एक वैकेंसी निकलती है उसके लिए हज़ारों फॉर्म्स, उस पर हज़ारों कैंडिडेट्स जो हैं वो लाइन में खड़े होते हैं। जब भी आप कुछ अचीव करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उसके लिए आपको एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्रयास की। प्रयासों के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है सरकार, ये आपका एक एस्पेक्ट है। अब उसके विपरीत भाव को लेकर देखते हैं। मनुष्य बचपन से ही या जब से वो एग्जिस्टेंस में आता है उसको कंफर्ट चाहिए, और उस कंफर्ट को अगर वो त्यागता है तो वो किसका कारण बनता है? तकलीफ का कारण बनता है। तो ऐसे कुछ विचार आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर आप कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जब भी आप उदाहरण लेंगे, देखिए ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या ऐसी थॉट्स जब आप लिखते हैं जो आपके ओपिनियन पे आधारित हैं, आपका अपना ओपिनियन उसमें काउंट करता है, आपकी राय काउंट करती है, तो उस राय को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे उदाहरण देने होते हैं जो सामान्य जीवन में देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक्स कोई ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होते, ये आप ही के अपने विचारों पर आधारित हैं। तो आप इसमें जो मैंने 2 उदाहरण लिए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो पहला लिया है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, एनी चाइल्ड। स्पोर्ट्समैन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पोर्ट्समैन का एक एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया है। तो जब आप एनालॉजी दर्शाते हैं, सादृश्यता किसी भी आर्गुमेंट के साथ आप दर्शाते हैं, तो उस टॉपिक की समझ ज़्यादा आसानी से बढ़ती है। बहुत सी गाइड्स में बहुत तरह के पैराग्राफ्स लिखे होंगे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अगर मैं अपनी थॉट्स को कंपोज करके और उनको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर में, सिंपल सेंटेंसेज में अगर मैं खुद नहीं लिख सकता, तो मैं आपको लिखना सिखा भी नहीं सकता। ये बड़ा क्लियर है। तो जब तक आप खुद लेखन में महारत नहीं हासिल कर लेते, तब तक आप किसी दूसरे का रटाया आप लिख भी देते हैं तो उससे कुछ विशेष फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें इन विचारों के आसपास और फिर आप लिखें। तो ये इनिशियल जो थॉट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जनरली आपके एग्ज़ाम में आपको ये 150 वर्ड्स में लिखना है। 150 वर्ड्स का मतलब है आपके पास बहुत कम शब्द हैं लिखने के लिए। मुश्किल से आप 8-10 लाइनों में, 15 लाइनों में आपको अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है तो जब फ्लो में बहुत सी थॉट आएंगी, तो पहले आप अपने एक बाहर की जो आउटलाइन है, रूपरेखा बना लें। तो रूपरेखा में आप पहले लिखेंगे, पहले पैराग्राफ का जो विचार है आप लिखेंगे कि जीवन में हम सब कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए हमें प्रयास करने होते हैं। दूसरे पार्ट में आप ये लिख सकते हैं कि जो भी प्रयास आप करते हैं, उन प्रयासों के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, भले ही प्रयास कितना भी बड़ा हो। और जब आप प्रयास करते हैं, आपकी एनर्जी लगती है, तो आपको उससे डिस्कम्फर्ट फील होता है, यानी आपको कंफर्ट जोन से बाहर आपको आना होता है। तो जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो तकलीफ दे होता है। उसके लिए बच्चे के जन्म का उदाहरण आप ले सकते हैं। और उसके लिए जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो आपको कुछ खोना भी पड़ता है। तो कुछ खोने की जो तकलीफ़ है उससे भी गुजरना पड़ता है कुछ पाने के लिए। उसके लिए स्पोर्ट्समैन का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अंत में आप, जो मैंने शुरू में एक कैच फ्रेज लिया है कि प्लीजेंट एक्टिविटी और प्लीजेंट रिजल्ट्स कभी मैच नहीं करते आपस में। इसके लिए उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटी सी हम एक्टिविटी लेते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, लेट तक सोना सबको पसंद है, खासकर सर्दियों के दिनों में। रज़ाई से बाहर निकलना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अगर लेट उठते हैं तो लॉस ऑफ टाइम है, लॉस ऑफ हेल्थ है, पूरा दिन आपका ख़राब हो जाता है, दिन में कोई कंस्ट्रक्टिव काम आप नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा कुछ भी एक्टिविटी है, घूमने फिरने जाना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, बारिश के सीज़न में भी पिकनिक पे जाना। लेकिन जो भी एक्टिविटी जो आपके मन को भाती हैं, जो प्लीजेंट हैं, उनके नतीजे अक्सर अनप्लीजेंट होते हैं। द रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी,
लॉस ऑफ रिसोर्सेज, आप अपना समय खो देते हैं, आप अपने संसाधन खो देते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ को देखें जिसमें आपको तकलीफ़ होती है, घंटों बैठ के पढ़ना, शरीर को तकलीफ़ देना, पसीना बहाना, मेहनत करना, जब ऐसी एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज होते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ में आप संलग्न होते हैं, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव ज़रूर होता है। याद रखिए, एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें तकलीफ़देह भी होती हैं और नकारात्मक भी होती हैं और उनके नकारात्मक नतीजे भी हो सकते हैं। ऐसे हज़ारों उदाहरण दिए जा सकते हैं, बड़ा कॉमन परसेप्शन है। इसलिए जब शब्दों का चुनाव करें तो शब्दों के चुनाव में कुछ ऐसे वर्ड ज़रूर डालें जो इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो विचारों का जो विरोधाभास है, जो विचारों का कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको मिनिमम करें। आपके दिमाग में आपके विचारों के प्रति एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो लास्ट के लाइन में जब मैंने आर्ग्यूमेंट लिखा है कि जो आपके पेन लेते हैं आप, ऐसी एक्टिविटी जो अनप्लीजेंट हैं, जिसमें तकलीफ होती है, उसके नतीजे हमेशा अनप्लीजेंट होते हैं। तो कोई आर्ग्यूमेंट ये भी दे सकता है कि सर मान लीजिए मैं किसी का मर्डर करने जा रहा हूँ और उसके घर की दीवार तोड़ के मुझे उसके घर के अंदर घुसना है, तो मैं बहुत तकलीफ़ उठा रहा हूँ उसके, लेकिन वो नतीजा मैंने किया तो उसके नतीजे में मेहनत लगी, तकलीफ़ भी हुई, लेकिन उसके नतीजे तो ख़राब है ना, मुझे जेल भी होगी, अगले की जान जाएगी। तो इसलिए एक शब्द मैंने अंत में डाला है, उसको मैं हाईलाइट करूँगा। ऐसे शब्दों को थीम राइटिंग में ज़रूर डालना चाहिए जो कॉन्ट्रडिक्शन को मिनिमाइज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन को मिनिमाइज़ करने वाले शब्दों के प्रयोग से थॉट की क्लैरिटी जो है वो प्रदर्शित होती है। तो जब भी आप लिखते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट का प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पॉइंट्स को कुछ ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं कीवर्ड्स के आसपास जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने ड्राफ्ट को लिखा है, इन्हीं के आसपास सब कुछ लिखा गया है। तो यही आपको कीवर्ड्स आपको दिखाई देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे थीम की। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक कैच फ्रेज या आप ऐसा कोई क्वोट लिख दें, चूँकि नो पेन नो गेन एक ऐसा ऑर्डिनरी टॉपिक है जो हमें कहीं पे भी, किसी भी जिम्नेजियम के बाहर से निकल जाइए आपको नो पेन नो गेन स्लोगन लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे स्लोगन जो बहुत कॉमन हैं, उसके लिए क्वोट्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप बना के भी लिख सकते हैं। सिंस अगर जीवन का अनुभव ठीक ठाक है तो आप ऐसे क्वोट्स को बना के भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, प्लीजेंट एक्टिविटी एंड प्लीजेंट रिजल्ट्स डोंट मैच। तो यहीं से शुरू होती है कि वो एक्टिविटी जो सुकून देती हैं, उनके नतीजे, सुकून देने वाले कार्य और हमेशा सुकून देने वाले नतीजे दे, ये ज़रूरी नहीं है। जो कार्य तकलीफ़ देते हैं उनके नतीजे सुकूनदेह होते हैं। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। नथिंग रॉन्ग विद फेसिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। आपके जो भाव है उसके विपरीत अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट देता है तो उनको वेलकम करना चाहिए। तो यहाँ पे है पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है, प्लीजेंट एक्टिविटीज़ एंड प्लीजेंट रिजल्ट्स डोंट मैच। मैं पहले से कुछ लिख कर लेकर आया हूँ, कुछ लिखकर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अगर आपके सामने मैं थॉट्स कंपोज करता तो दे वुड हैव टेकन टाइम, उसमें समय लग सकता था। प्लीजेंट एक्टिविटी एंड प्लीजेंट रिजल्ट्स डोंट मैच, अभी मैंने उदाहरण दिया। घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, लॉस ऑफ मनी, नथिंग कंस्ट्रक्टिव हैपन्स। अगर आपके पास संसाधन हैं पहले से माता पिता के कमाए हुए, यू आर लकी। बट जो एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके पास ज़रूरी नहीं है कि संसाधन हो, ज़रूरी नहीं हो, संसाधन हो नहीं हो, वो अपने से जीना चाहता है। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है, वो इससे रिलेट करेगा। टुडे एवरीवन ड्रीम्स ऑफ लीडिंग ए प्रॉस्पेरस लाइफ। आर्थिक युग है तो सबसे पहला स्टेटमेंट ओपनिंग हमने ये डाला कि आज हर कोई व्यक्ति एक समृद्ध जीवन जीना चाहता है। समृद्धि जरूरी नहीं है पैसे में भी हो, खुशी में भी। किसी को पैसा कमा के खुशी मिलती है, किसी को खर्च करके, कुछ भी हो सकता है। एवरीवन हैज़ अ गोल टू अचीव। हर आदमी के पास एक गोल है। देखिए वही शब्द, ड्रीम है, गोल हैं। सम हैव वेरी एम्बिशियस वंस। कुछ लोगों के बहुत ही एम्बिशियस गोल्स होते हैं। एम्बिशियस का मेरा मतलब है यहाँ पर आपके ऐसे गोल्स जिसमें महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो, अति महत्वाकांक्षी गोल्स भी हो सकते हैं। इवन स्टैंडिंग अप एंड वॉकिंग इवन a few steps require efforts।
तो इस इवन को आप काट सकते हैं। इवन स्टैंडिंग अप एंड वॉकिंग ए फ्यू स्टेप्स रिक्वायर्स एफर्ट्स। खड़ा होकर कुछ कदम चलना भी प्रयास मांगता है। क्या मांगता है श्रीमान? प्रयास। कुछ कदम बढ़ाने के लिए भी, खड़े होकर चलने के लिए भी प्रयासों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कहाँ से लिंक करेंगे? हमें गोल्स हैं हमारे, लेकिन गोल्स के लिए हमें प्रयास करने होते हैं। प्रयास कंफर्ट से बाहर लेकर जाते हैं तो पेन होता है, पेन होता है तो गेन होता है। ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है जो शुरू से हमने लिया है। तो बहुत से लोगों के एम्बिशियस गोल्स होते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, इवन स्टैंडिंग अप एंड वॉकिंग ए फ्यू स्टेप्स रिक्वायर्स एफर्ट्स। खड़ा होकर चलना भी प्रयास मांगता है। व्हेन इट कम्स टू अचीविंग गोल्स इन टुडेज कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। जब बात आती है अचीविंग गोल्स की, आज के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, दे रिक्वायर अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट। तो जब बात कंपटीशन की आती है तो यहाँ पर हमें एक गजब का अमाउंट ऑफ एनर्जी और एफर्ट चाहिए। सामान्य एफर्ट से सामान्य नतीजे निकलते हैं, गंभीर एफर्ट से गंभीर नतीजे निकलते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा एक विचार है जो हमने लिखा है। हमें लॉजिकल सीक्वेंस में लेकर चलना है इनको। फिर अगला हमारा जो स्टेप है दैट इज़ अगला फिर पैराग्राफ। एक हमने कहा कि हमें मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनीथिंग दैट पुट्स अस आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन कॉजेज पेन। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाती है वो तकलीफ दे होती है। ए न्यू बोर्न बेबी क्राइज जस्ट आफ्टर बर्थ। एक नवजात शिशु भी रोता है अपने बर्थ के तुरंत बाद। इट हैज जस्ट लेफ्ट द वूम्ब ऑफ इट्स मदर। जो नवजात शिशु है उसने अपनी माता का गर्भ छोड़ा है, और माता के गर्भ से ज़्यादा सुरक्षित और आरामदेह जगह क्या हो सकती है शिशु के लिए। इट रिमेन्ड देयर इन कंफर्ट फॉर 9 months। वो वहाँ पर एक फुल प्रोटेक्शन में, एक कंफर्ट जोन में रहा है 9 महीने के लिए। बट विदाउट दैट पेन इट वुडंट हैव सीन द वर्ल्ड एंड हैव अ लाइफ। यहाँ पे एंड का प्रयोग करना है, मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि बिना वो पेन लिए, कौन सा पेन? माता के गर्भ से बाहर आने का और वो तकलीफ सहन करने का और नए वातावरण में आकर उस वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का, उस पेन के बिना वो ये दुनिया नहीं देख पाता और उसका कोई जीवन भी नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होती। तो जब भी शिशु जन्म लेता है तो जब तक माता के गर्भ में है तब तक उसका अपना अस्तित्व नहीं है, माता से जुड़ा हुआ अस्तित्व है। तो जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है और वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, तो जब भी आप जीवन में इंडिपेंडेंस का प्रयास करेंगे तो जिन चीज़ों पे आप निर्भर करते हैं, जिन चीज़ों पे आपकी निर्भरता है, उन चीज़ों को छोड़ना होता है। और जिन चीज़ों के साथ आप रहे होते हैं उससे स्वभावतः आपको भावनात्मक लगाव हो जाता है, इमोशंस उसमें जुड़ जाते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के साथ अपना समय बिताते हैं तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जब तक आप किसी चीज़ में भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर आप अपना समय नहीं बिता सकते। तो जहाँ पर आप इतना इंटेंशनली, इमोशनली, फिजिकली इन्वॉल्व हैं, पूरा अस्तित्व आपका इन्वॉल्व है, तो अगर उस सम्मेलन से, उस सम्मिलित होने की प्रक्रिया को जब आप छोड़ते हैं तो उसमें भावनात्मक, शारीरिक तकलीफ होना जायज़ है। तो जब शिशु माता का गर्भ छोड़कर बाहर आता है, वो वातावरण छोड़कर बाहर आता है, तो उसे बड़ी तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ की वजह से उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तकलीफ़ होती है। वो शॉक में होता है कि मैं कहाँ आ गया। तो वो उस तकलीफ़ के थ्रू गुजरता है, तभी वो इस दुनिया को देख पाता है। तो ये एक हमने उदाहरण दिया है कि कैसे एक शिशु का जन्म उसके लिए तकलीफ़देह होता है, लेकिन उसे एक नए वातावरण में, एक नया जीवन के लिए, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है, थ्रू आउट आवर लाइव्स, हमारे पूरे जीवन में, वी वॉन्ट कंफर्ट एंड अवॉइड पेन।
हम कंफर्ट चाहते हैं और पेन को अवॉइड करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है कि वो तकलीफ में नहीं, आनंद में रहना चाहता है। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस सिंस बर्थ, हम जानते हैं अपने अनुभव से, जन्म से लेकर, दैट वी हैव टू टेक पेन टू मूव अहेड इन लाइफ, कि हमें तकलीफ उठानी पड़ेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। स्वभावतः जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बर्थ आपकी पहली घटना है जब आपको ये पता लगता है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास की आवश्यकता है और उसके लिए तकलीफ भी होगी। A sportsman can't have new muscles without the pain of breaking old muscles या older ones। तो एक स्पोर्ट्समैन है, अगर उसको नई मसल्स बनानी है तो वो तभी बन सकती हैं जब वो पुरानी मसल्स को तोड़े और उसकी जगह नई मसल्स बने। याद रखिएगा, पौधे पे भी पत्ते तब लगते हैं जब पुराने झड़ते हैं, तो पुराने को त्यागना पड़ता है नए को पाने के लिए। तो ये एक थॉट है। और मैंने पहले कहा कि जब भी आप किसी चीज़ को त्यागते हैं तो आप ऐसे ही नहीं त्याग देते, उसमें आपका कुछ लगा होता है, आपके इमोशंस उसमें इन्वेस्टेड होते हैं, आपकी एनर्जी उसमें इन्वेस्टेड होती है, आपका समय उसमें इन्वेस्टेड होता है। तो जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसे आप स्वभावतः छोड़ना नहीं चाहते। तो ये एक परिस्थिति होती है। इसलिए जब बच्चा बड़ा होकर माँ बाप से दूर जाता है पढ़ने के लिए, एक बार उसको थोड़ी तकलीफ होती है। A sportsman can't have new muscles without the pain of breaking the old muscles. Therefore, bearing constructive pain always brings gain to us। अब देखिए यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट मैंने दिया था आपको, कि कोई ये भी तो कह सकता है कि श्रीमान, कि आप तो कह रहे हैं कि जो पेन है वो हमेशा गेन ही देता है। तो मैं किसी घर में घुस रहा हूँ चोरी करने के लिए और मैं पेन उठा रहा हूँ, मैं कूदा, अंदर कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, उसने मुझे फाड़ डाला, पेन तो हुआ लेकिन गेन नहीं हुआ। आर्ग्यूमेंट कुछ भी दिया जा सकता है, बट बियरिंग कंस्ट्रक्टिव पेन, इसलिए आई हैव यूज्ड वेरी केयरफुली, आई हैव यूज्ड वर्ड कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है सकारात्मक, सृजनशील, निर्माणकारी। प्रयास आपका निर्माणकारी होना चाहिए, प्रयास आपका ऐसा कतई नहीं होना चाहिए जो डिस्ट्रक्टिव हो। पेन तो डिस्ट्रक्टिव प्रयासों में भी लेना पड़ता है, तो वो आपका उद्देश्य कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साधक और साध्य दोनों ही शुद्ध होना चाहिए। ये लाइन भी काम में आ सकती है। जिन लोगों के पास कैच फ्रेजेस हैं बोलने के लिए, अच्छी फ्रेजेस हैं लिखने के लिए, उनको हमेशा लिखने में सहूलियत रहती है। तो आप देखेंगे मैंने सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग किया है। एक ज़्यादातर सेंटेंसेस में जो हैं वो 10, 11, 12 शब्द हैं। बड़े सेंटेंसेस का प्रयोग बहुत कम किया है। छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको लिख के बताया गया है कि आप थीम कैसे लिख सकते हैं और कैसे सम अप कर सकते हैं। तो एंड में आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो सम अप करते हैं चीज़ों को। ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं जो सम अप करते हैं? thus, therefore, hence, in the end, conclusively, कुछ लोग एंड करते हैं अजम्पशंस पे। अजम्पशंस पे मैं आपसे कहूँगा कि कभी किसी चीज़ को एंड करना कुड बी वेरी रिस्की। अजम्पशन जो अवधारणाएं होती हैं, बट कुछ लोग जो बहुत केयरफुल होते हैं अपनी राइटिंग में, बहुत डरे हुए से होते हैं, दे यूज़ द टर्म therefore we can safely assume that, we can safely assume that। मैं आपसे कहूँगा कि अगर ये फ्रेज़ आप लिखते हैं कि therefore we can safely assume that, ये दिखाता है कि आपका आप ही के आर्ग्यूमेंट पे भरोसा नहीं, आप अज्यूम कर रहे हैं, आप श्योर नहीं हैं। तो आई वुड रादर रिक्वेस्ट यू टू अवॉइड सच राइटिंग कैच फ्रेजेस। लिटरेचर में यूज़ हो सकती है जब एक डायलॉग चल रहा है दो लोगों में, डायलॉग का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे आप अपना ओपिनियन लिख रहे हैं। ओपिनियनेटेड आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी फ्रेजेस का इस्तेमाल करे जो फ्रेजेस स्ट्रॉन्ग हों,
जो ये रिफ्लेक्ट करें कि आपको अपने विचारों पे विश्वास है, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया उससे सहमत हो असहमत हो, उससे मतलब नहीं है। आपका अपने विचारों में लिखते समय कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। तो इसलिए जब कंक्लूजन आप निकालते हैं तो लूज फ्रेजेस का, लूज वर्ड्स का, ऐसे कॉन्फिडेंस, ऐसे वर्ड्स जो लो कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करें, उनको आपको प्रदर्शित करें, उनको आपको प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे दस है, देयरफॉर है, हेंस है, इन द एंड है, एट द एंड है, कॉन्क्लूसिवली है, ये इस तरीके के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे मैं सम अप कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ मेरे आर्ग्यूमेंट को। तो 150 वर्ड्स बहुत छोटा दायरा होता है जहाँ पे आप किसी गंभीर टॉपिक पे आप लिख रहे हैं। तो ये आज की क्लास थी हमारी, जिसमें हम लिख रहे हैं कि थीम के बारे में, कि थीम लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सम अप कैसे करना है। 2016 में 2 थीम और दी गई हैं। जनरली मैंने देखा है जो गाइड्स वगैरह अवेलेबल हैं आपके कोचिंग्स की या कहीं पे भी मार्केट में पुराने पेपर्स पे आधारित जो हैं, उसमें किसी एक थीम का उदाहरण दिया है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि 5 या 6 थीम में ले लूँ, कुछ 16 की थीम ले लूँ, कुछ 18 की थीम जो हैं वो पिक करके, और आपको कुछ थीम्स जो हैं वो लिखकर बताई जाएं। कुछ थीम्स बहुत फेवरेट है मेरी, जैसे आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ठीक है। कॉन्शियसनेस जो है उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं, चेतना के बारे में लिखना, मेधा के बारे में, बुद्धि के बारे में कुछ लिखना, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स, डिलेमास के बारे में कुछ लिखना। तो बहुत से मेरे फेवरेट टॉपिक है, लेकिन मेरे फेवरेट टॉपिक होने का कतई अर्थ ये नहीं कि वो एग्ज़ाम में आपके सहायक होंगे। तो स्टूडेंट्स की डिमांड ज़्यादातर यही रहती है कि सर आप हमें उन टॉपिक्स पे लिखकर बताइए जो पुराने एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो जो पुराने एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन टॉपिक्स पे लिखने के लिए मुझे पुराने टॉपिक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो 5 या 6 थीम मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ कंटिन्यूसली फॉर अ वीक। आज सिंस मंडे है तो ये वीक पूरा डेडिकेटेड रहेगा थीम राइटिंग को लेके। थीम राइटिंग में पहली थीम मैं लिख चुका हूँ, नो पेन नो गेन। इसको आप ध्यान से देखें, इसमें कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं, या कुछ और वीडियोस किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको चाहिए तो वो आप मेरे से मांग सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आप पोस्ट करिए, ये हमारे एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। वीडियो के एग्ज़ाम आने वाले हैं, वीडियो के एग्ज़ाम के लिए भी कुछ वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, पेज को ज़रूर लाइक कर लें क्योंकि जो क्लासेज होंगी ज़्यादातर पेज पे होंगी, फेसबुक पे। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उस पर काफ़ी क्लासेज आपको वोकैब पे भी मिल जाएंगी, रीडिंग स्किल्स पे भी मिल जाएंगी, कुछ क्लासेस ग्रामर के जो कुछ टिप्स हैं उन पे भी मिल जाएंगी। कंप्लीट सिलेबस वीडियो का मैं यूट्यूब और फेसबुक पर लेकर आ रहा हूँ। आई होप दैट आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँगे। हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, और तो हम आपसे कुछ मांगते नहीं, बस इतना ही मांगते हैं कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करते रहें। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बनाकर डाल दूंगा, उसके लिए ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। धन्यवाद, नमस्कार, ईश्वर आपको खुश रखे।